गुड इवनिंग टू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जानेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। किसी मोशन की ग्राफिकल स्टडी हमें ये जानने में बहुत मदद करती है कि नेचर ऑफ मोशन कैसा है। यदि किसी मोशन का ग्राफ हमें दिखला दिया जाए जो कि विजुअल डिस्प्ले होता है, तो बहुत ही क्विकली, बहुत कम समय में एक नजर ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज इट, वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग। If it is moving, then what type of motion is this, whether it is uniform motion or non-uniform motion। तो पूरी नेचर ऑफ मोशन की व्याख्या हो जाती है और हम बड़े आसानी से जो है हम मोशन की नेचर को समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी बात करेंगे या ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी बात करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ की स्टडी से रिलेटेड होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्टडी हम करने जा रहे हैं और इसमें पहला केस हम लेंगे फॉर बॉडी विच इज एट रेस्ट। तो केस ए, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, एक ठहरी हुई ऑब्जेक्ट के लिए उसकी पोजीशन टाइम ग्राफ कैसी होगी। तो अगर हम y एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन को डिनोट करें, पोजीशन को शो करें, मान लो कि ये x पोजीशन दर्शा रहा है और ये y एक्सिस के लॉन्ग लिया गया है। इधर हम टाइम एक्सिस ले रहे हैं, इधर टाइम को t से डिनोट कर रहे हैं along x एक्सिस इधर, और ये हियर इज द ओरिजिन। तो ये हो गया हमारा पोजीशन। तो ये जो पोजीशन है इसमें पोजीशन, सपोज करो कि इनिशियल पोजीशन जो है बॉडी की कुछ है, बॉडी इनिशियली ओरिजिन पे नहीं है अगर, तो उसकी इनिशियल पोजीशन कुछ है। सपोज करो कि उसकी इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट है, ठीक है। और समय बीतने के साथ साथ भी अगर ये इस पोजीशन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑल द टाइम पोजीशन में चेंज कुछ नहीं होता है, सेम पोजीशन पे पार्टिकल रहती है। तुम देख रहे हो इस मोमेंट ऑफ टाइम में भी पोजीशन उतना ही है, मेरा मतलब ये हाइट, अगले मोमेंट, अगले कुछ क्षण के बाद भी पार्टिकल जो है उतनी ही हाइट मेंटेन की हुई, यानी कि सेम पोजीशन पे है। इसका मतलब कि पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ऐसी बॉडी रेस्ट में है। सीधी सी बात है कि पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, मींस बॉडी इज एट रेस्ट और बॉडी इज स्टेशनरी। तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ ये होगा। अच्छा, मान लो कि पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में ही वो ओरिजिन पे थी, हाँ, और रेस्ट में वो है, तो उस स्थिति में ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल टाइम एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि x नॉट जो है आपका 0 हो गया और इनिशियली पार्टिकल यहां पर है और ऑल द टाइम जो है इसी लेवल में रह रही है, यानी कि वो कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रही है और ओरिजिन पर है और ठहरी हुई है, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ लेना। केस बी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें द बॉडी इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सपोज करो कि एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। तो व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो ग्राफ चेंज हो जाएगा। ग्राफ का पैटर्न इस तरह का हो जाएगा। नाउ द पोजीशन टाइम ग्राफ will be like this। इधर हम टाइम एक्सिस शो करें, इधर पोजीशन दिखलाते हैं। यदि क्लियर है, x का मतलब समझना ना पोजीशन। और सपोज करो कि ये ओरिजिन है
और इनिशियली जो है पार्टिकल की कुछ पोजीशन थी, लेट इनिशियल पोजीशन जो है पार्टिकल की एक्स नॉट है, और ये पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है, जिसका मतलब हुआ कि प्रत्येक आने वाले सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ज्यादा अच्छा होगा ये कहना, इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल अमाउंट से हो रहा है। पहले सेकंड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसने 5 मीटर की दूरी तय की, फिर दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर की, तीसरे सेकंड में भी 5 मीटर की, या 6 मीटर, जो भी है, जो भी आपने लिया है। तो अगर प्रत्येक आने वाले इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल सेकंड्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम समझेंगे कि पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसे बॉडी के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो आएगा वो एक लीनियर ग्राफ आता है। देखो ये ग्राफ कैसा है, लीनियर ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। मान लो कि एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानो कि ग्राफ लीनियर क्यों होगा, ठीक है। तो देखो एक इक्वेशन से तुम लोग अच्छी तरह वाकिफ हो गए, S इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 ATA स्क्वायर जो पढ़े हो, उसी को मैं मॉडिफाई करके थोड़ा सा लिख रहा हूं। पोजीशन अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में x है तो x इज इक्वल टू x नॉट, अगर इनिशियल पोजीशन बॉडी की x नॉट है और इनिशियल वेलोसिटी u है तो ut प्लस हाफ ATA स्क्वायर। इस इक्वेशन से आप अच्छी तरह वाकिफ हो। ये इक्वेशन जो है किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये बतलाओ, चूंकि इस केस में जो प्रेजेंट केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, केस बी, जिसमें कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सीलरेशन होगा ही नहीं। मोशन जब यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो एक्सीलरेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म motion a is equal to 0, acceleration is 0 because velocity is constant। so इस इक्वेशन को हम लिखें तो a की वैल्यू 0 पुट करो तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, गायब हो गया, बचा क्या। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले तो फ्रॉम 1 फॉर यूनिफॉर्म मोशन हम लिखेंगे x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut, ठीक है। अब तुम देखो ये इक्वेशन नंबर 2 को गौर से देखो। इस इक्वेशन नंबर 2 में जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, और यहां पर u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि ऑल द टाइम सेम रह रही है, u में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी रिमेंस सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, ये x नॉट क्या है, तो इनिशियल पोजीशन है, इसमें भी कोई चेंज नहीं, एट t इक्वल टू 0 जो पोजीशन थी x नॉट वो थी, x नॉट इज फिक्स्ड, u कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो तुम देखो हम कह सकते हैं टाइम से वेरी कर रहा है, राइट हैंड टर्म में ओनली टाइम इज वेरी, तो वी कैन से इस टाइम के वेरिएशन के कारण x में वेरिएशन होगा, और किस प्रकार से रिलेशन होगा दोनों का, तो फ्रॉम 2 वी कैन से, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो तुम देखो दो वेरिएबल्स के बीच अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो दोनों के बीच का ग्राफ कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है, ग्राफ लीनियर होता है। यानी पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ की बात करें अगर हम इस यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो ग्राफ लीनियर होगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और साथ ही टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना करके इंक्लाइन होगा, ठीक है। और इस इंक्लिनेशन का मान लो कि थीटा डिग्री एंगल पर ये ग्राफ इंक्लाइन है, तो इस ग्राफ का एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, वो है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसका अगर हम tan लेते हैं, यानी tan थीटा की बात करें, तो वो इस ग्राफ का स्लोप कहलाता है, ठीक है। और वो स्लोप जो है क्या मेजर करता है, वेलोसिटी मेजर करता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए आप लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस पोजीशन टाइम ग्राफ का, कि द स्लोप ऑफ, अभी समझाऊंगा कैसे, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए मोशन मेजर्स वेलोसिटी। स्लोप क्या मेजर करता है, वेलोसिटी v को मेजर करता है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों है। तो मान लो कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टू डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ले रहे हैं, t1 एंड t2 कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा हो गया t2, ठीक है। सपोज दिस टाइम इज t2 और
तो t1 इंस्टेंट ऑफ टाइम में कुछ पोजीशन होगा, पार्टिकल का कुछ पोजीशन होगा कहीं पे। सपोज करो कि दिस पोजीशन इज x1, मान लो कि ये पोजीशन जो है x1 है और t2 इंस्टेंट ऑफ टाइम में पोजीशन चेंज होकर के सपोज करो कि x2 हो गया। लेट एट इंस्टेंट t2 द पोजीशन इज x2, मान लो कि पोजीशन है x2। तो पोजीशन में बताना तो कितना चेंज आया, t1 से लेकर t2 टाइम के बीच, यानी t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल के बीच हाउ मच चेंज इन पोजीशन टू प्लेस। तो तुम देखो, मान लो कि ये पॉइंट A है, लेट दिस पॉइंट इज B, ठीक है। अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं जो कि इस वर्टिकल लाइन को कहीं कट करेगा, साफ दिख रहा है, सपोज करो कि C पर कट कर रहा है, तो तुम देख रहे हो कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये वाली एंगल 90 डिग्री की साफ दिख रही है तुम्हें, और चूंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगी, और जिसकी वजह से ट्रायंगल ABC में बात करी जाए tan थीटा की, तो इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम द ग्राफ it is clear that tan थीटा, इसी को स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ। tan थीटा यानी कि स्लोप इज इक्वल टू t1 से t2 इंटरवल के बीच ये स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू। तो तुम देखो इस ट्रायंगल ABC में BC बाई AC होगी, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन AC। और BC का मतलब क्या होगा, तुम देखो तो ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, तो BC कितना हो जाएगा आपका, मेरा मतलब ये डिस्टेंस जो है x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा, इस t1 से लेकर t2 टाइम इंटरवल के बीच जो पोजीशन में जो चेंज आया वो है। तो दिस BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल अपॉन AC की बात करें तो व्हाट इज AC इज इक्वल टू t2 माइनस t1, तो दिस इज इक्वल टू t2 माइनस t1। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, हम कह सकते हैं x2 माइनस x1, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जितनी देर में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो टाइम इंटरवल, जितनी देर में डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। अब बताना तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, 9th से तो निश्चित रूप से, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है। तो यहां जो हमने लिखा है उसको हमने साबित कर दिया इस ग्राफ की मदद से कि क्यों जो स्लोप है इस ग्राफ का उसे क्यों वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस चीज को मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक से कोशिश करना समझने की, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मैंने जो मैथमेटिकल टूल्स के तहत लेक्चर्स भेजे हैं, यदि आपने सभी लेक्चर्स को गौर से देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो उसमें एक लेक्चर मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर भेजा है। तो हमने बताया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो यहां c क्या है, y इंटरसेप्ट है। c y इंटरसेप्ट का मतलब ग्राफ y एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है उस पॉइंट से, जैसे ये ग्राफ इस पोजीशन पे कट कर रहा है, मैंने नाम नहीं दिया अलग, चलो दे देते हैं L, मान लो कि ये है पॉइंट। तो यहां पर ग्राफ y एक्सिस को यहां कट कर रहा है, यहां y एक्सिस का मतलब पोजीशन एक्सिस से है, उसकी ओरिजिन से जो दूरी है, ये दूरी, ये जो कि इनिशियल पोजीशन के बराबर है, यही y इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ जो है जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म का है, तो उसमें c का मतलब यहां पर y इंटरसेप्ट हुआ, यानी कि ग्राफ y एक्सिस को जहां कट कर रही है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है यही c कहलाती है, जो c इज इक्वल टू क्या है, यहां पर इनिशियल पोजीशन है। m क्या है, m कहलाता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये कहलाता है स्लोप ऑफ ग्राफ। तो y
इज इक्वल टू mx प्लस c में अगर y और x दो वेरिएबल हो गए, साफ दिख रहा है कि अगर m और c कांस्टेंट हो तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, यानी कि y और x के बीच का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो लीनियर आएगा, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है वो ऐसा है जो उसका इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म का होता है, जहां c y इंटरसेप्ट होता है और m जो है ग्राफ का स्लोप होता है। स्लोप यानी कि tan थीटा, सॉरी, ये tan थीटा स्लोप होगा। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन, इस इक्वेशन की कंपैरिजन हम कर रहे हैं। अभी जो हमने लिखा x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ut हमने जो लिखा था, इससे तुलना करी जाए तो इन दोनों की तुलना करी जाए तो तुम देखो x नॉट क्या हो गया, y इंटरसेप्ट की जगह क्या हो गया, x नॉट हो गया, यानी कि तुम देख रहे हो ग्राफ से ये y इंटरसेप्ट जो है c इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन x नॉट की जगह पर आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन का केस है, तो u देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर u हो गया m की जगह, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू, अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू m, ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो स्लोप के बराबर होगी। और ये काम हमने कैसे किया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इस मोशन की जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करके। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इसलिए ग्राफ विल बी लीनियर, और चूंकि ये फॉर्म जो है इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मिलता जुलता है, तो यहां पर इन दोनों की कंपैरिजन करने पर x नॉट जो है y इंटरसेप्ट हो गया, इनिशियल पोजीशन y इंटरसेप्ट की जगह पर हो गया c की जगह पर, और m की जगह पर हमारा जो वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, वो आ गई, और यानी कि दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह भी आप अगर समझ सको, क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, तो हम देखते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये ग्राफ जो भी एंगल टाइम एक्सिस के साथ सबटेंड करेगी, बनाएगी, उस एंगल का जो tan होगा, tan थीटा की वैल्यू जो होगी, वो tan थीटा जो है वो इस मूविंग पार्टिकल की उस कांस्टेंट स्पीड के इक्वल होगा जिस स्पीड के साथ बॉडी पार्टिकल जो है मूव कर रही है। तो उम्मीद है ये दोनों तरीकों से आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये जो ग्राफ है क्यों यूनिफॉर्म मोशन के केस में लीनियर होगा, और क्यों जो है इसका जो स्लोप है वो कैसे वेलोसिटी को मेजर करेगा। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3, केस नंबर C, जिसमें बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। बॉडी जो है उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है। एक्सीलरेशन में क्या होता है तुम जानते हो, पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार बदल रही होती है। तो ये हो गया हमारा केस C, जिसमें हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में, ठीक है। तो वैसे ही सपोज करो y एक्सिस के लॉन्ग अगर हम पोजीशन शो कर रहे हैं, ये x एक्सिस के लॉन्ग, ये टाइम एक्सिस हो गया हमारा। तो अगर मान लो कि इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की कुछ है, ये 0 भी हो सकती है, तो 0 होती तो यहां से स्टार्ट होता ग्राफ। अगर इनिशियल पोजीशन कुछ है अदर देन 0, मान लो कि यहां पर है, तो अब जो ग्राफ होगा इस केस में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में, तो पहले ये बताओ कि एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है। मतलब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन अगर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि पहले सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, मान लो दूसरे सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड हो गई, बढ़ के 1 मीटर पर सेकंड बढ़ी, तीसरे सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड और बढ़ के वो 7 मीटर पर सेकंड हो गई, चौथे सेकंड में वो 1 मीटर पर सेकंड और बढ़ के वो 8 मीटर पर सेकंड हो गई। यानी कि एक कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है पर सेकंड, वो 1 मीटर पर सेकंड के दर से, वो रेट से वो अगर इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि हर आने वाले इक्वल टाइम इंटरवल में अधिक से अधिक डिस्टेंसेस ट्रेवल होंगे।
ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो ग्राफ होगा पोजीशन और टाइम के बीच का, यदि हम मानकर चलें कि इनिशियली जो है पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है, उसकी कुछ इनिशियल पोजीशन x0 है, तो ग्राफ जो है इस तरह से कर्व ग्राफ आता है, ठीक है। ये कर्व ग्राफ क्यों आता है? ये दरअसल ये कर्व एक पैराबोला होता है। ये कर्व जो है पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक, ये पैराबोलिक, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में ये पैराबोलिक ग्राफ आएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर प्रत्येक आने वाले सेकंड में पार्टिकल जो है अधिक से अधिक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, क्योंकि प्रत्येक आने वाले सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही है लगातार। वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चूंकि बढ़ रही है, तो पहले सेकंड में जो डिस्टेंस जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरे सेकंड में उससे अधिक डिस्प्लेसमेंट होगा, तीसरे सेकंड में उससे भी अधिक डिस्प्लेसमेंट होगा। कारण समझ गए तुम लोग? तो ये जो कर्व होगा तुम देख रहे हो, ये कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में बेंड होगा, ठीक है, देख रहे हो। और एंड सिमेट्रिक टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस का सिमेट्रिक होगा। ये पैराबोलिक ग्राफ होगा। क्यों होगा पैराबोलिक ग्राफ? तो फिर से वही इक्वेशन याद करो। किसी समय पोजीशन के लिए क्या इक्वेशन है हमारा? इनिशियल पोजीशन x0 प्लस ut, अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी u रही थी, प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि चूंकि a की वैल्यू कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि क्लियरली x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। देखो x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। इसका अर्थ क्या हुआ कि ग्राफ जो होगा, इस तरह का जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ आता है वो पैराबोलिक ग्राफ आएगा। और इस फॉर्म का जो इक्वेशन होगा वो इस तरह का रिलेशन जो है ये पैराबोलिक रिलेशन को इंडिकेट करता है। हालांकि मैं पैराबोला का इक्वेशन अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन बस इतना समझ लो कि इस फॉर्म का कोई रिलेशन है, तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा x और t के बीच का, वो पैराबोलिक फॉर्म का आएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये समझने की बात है कि ये पैराबोलिक कर्व जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बेंड होता जाएगा। क्लियर है? अब इस ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है, जरा ये भी समझते हैं। तो ये ग्राफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूविंग पार्टिकल के लिए है। इस ग्राफ की खासियत ये है, इस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो स्लोप है वो अलग अलग स्लोप है, ठीक है। एक्चुअल में सच कर्व हैज मल्टीपल स्लोप्स। मल्टीपल मतलब बहुत सारे स्लोप्स होते हैं। स्लोप का मतलब समझ लो क्या होता है, और उस स्लोप का इंपॉर्टेंस क्या है इस ग्राफ में। ये तो तय हो गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि एक सेकंड के बाद ही चेंज आएगा, उसमें एक कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रहा है वेलोसिटी में। तो पल पल वेलोसिटी बदल रही है। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी यदि हमें जानना हो, तो याद करो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितनी होती है? v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx अपॉन dt होती है, ठीक है। तो किसी मोमेंट ऑफ टाइम में जानना चाहते हैं, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जानना चाहते हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो लगातार बदल रही है, लगातार बढ़ रही है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम जानना चाहें कि वेलोसिटी कितनी है इस ग्राफ की मदद से, तो हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में, सपोज करो कि इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम t1 में हम जानना चाहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में देखेंगे कि ग्राफ का कौन सा पॉइंट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट मिला। क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। कर्व है तो एक टेंजेंट बड़े आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है। मान लो कि एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का कुछ स्लोप होगा। ध्यान देना, जिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में हमसे पूछा जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो कर्व है, जो ग्राफ है, उस ग्राफ के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या करते हैं? वी सिंपली ड्रॉ ए टेंजेंट, ठीक है। और वो टेंजेंट जो है टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही होगी। मान लो कि यहां θ1 एंगल बन रही है, ठीक है। तो इस टेंजेंट का हम स्लोप निकालते हैं, और उस टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो क्या देता है? इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में, इंस्टेंट ऑफ टाइम में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये
P पॉइंट पर, मान लो कि ये पॉइंट P पॉइंट है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी P पॉइंट पर क्या होगा, dx अपॉन dt के वैल्यू के बराबर होगा पॉइंट P पर, ठीक है, जो कि एट मोमेंट t1 हमें देगा, ठीक है। अब एक बात कि कैसे हम समझेंगे कि ये जो कर्व है ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को शो कर रहा है। तो तुम एक चीज देखो, मान लो कि t1 सेकंड में ये पॉइंट हमें P मिला था, यहां हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में हमें क्या मिला, वेलोसिटी मिल गई। क्लियर है? तो दिस इज इक्वल टू vp हो गया। अगर मान लो कि हम जानना चाहें कि अगले किसी क्षण t2 में वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी, तो उसके लिए ऐसे ही काम करेंगे। देखें कि पहले ग्राफ का कौन सा पॉइंट मिलता है, मान लो कि हमें पॉइंट Q मिल रहा है, तो व्हाट वी डू, Q पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, Q पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो तुम देखो ये टेंजेंट जो है अगर θ2 एंगल बना रहा है, तो तुम देखो θ1 के मुकाबले θ2 ज्यादा है कि नहीं है, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो t2 इंस्टेंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी देगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर बात करी जाए पॉइंट Q पर, तो दिस विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt एट Q, और ये t2 इंस्टेंट ऑफ टाइम में दिस विल बी इक्वल टू vq, and this is also equal to vp will be equal to tan θ1 and vq is equal to tan θ2, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, उस मोमेंट ऑफ टाइम में देखेंगे कि ग्राफ का कौन सा पॉइंट मिल रहा है हमें, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम में ग्राफ के उस पोजीशन पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। चलो मान लो एक और पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करो कि एक और पॉइंट है L, ठीक है। हम जानना चाहते हैं L पॉइंट जो है कब मिला था, जब टाइम t3 हो रहा था, तो t3 इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम ग्राफ के L पॉइंट पर पहुंचते थे। L पॉइंट पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, तुम देखो ये टेंजेंट अगर θ3 एंगल बना रहा है, तो θ3 की वैल्यू θ2 से भी ज्यादा है, तो tan θ3 tan θ2 से भी ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि यहां पर स्पीड जो होगी vp जो कि tan θ1 है, vq जो कि tan θ2 है। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात L पॉइंट पर करी जाए, ये जो कि dx अपॉन dt एट पॉइंट L होगी, तो दिस इज इक्वल टू vL, दिस इज इक्वल टू tan θ3। तो as θ3 is greater than θ2 which is further greater than θ1, so tan θ3 जो होगा, जो कि स्लोप होगा, ये इस टेंजेंट का स्लोप, तो tan θ3 will be greater than इस टेंजेंट के स्लोप के tan θ2, जो कि जिसका स्लोप इस टेंजेंट के भी स्लोप से ज्यादा होगा, तो tan θ1 इस तरह से हम कह सकते हैं, दिस implies v3 is greater than v3, ये ज्यादा अच्छा होगा, क्यों, ये कहो θL, ये कहो, हाँ ठीक है, इसको θ3 हमने एज्यूम किया है, कोई बात नहीं। तो ये vL जो होगा, दिस इज ग्रेटर देन vq which is greater than vp। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक आने वाले सेकंड में क्या हो रही है, चूंकि जो टेंजेंट्स का स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए टेंजेंट्स का स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और इसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ रही है लगातार, यानी कि पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए बताया कि ग्राफ इस तरह का कर्व होगा। ये सब कुछ नहीं, ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि डिफरेंट मोमेंट ऑफ टाइम में, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम में कैसे वेलोसिटी हम निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और जहां दिक्कत हो फोन करके पूछ लेना आप लोग, कल जब मैं क्लास लूंगा। तो ये जो ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ हुआ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। ध्यान देना, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है? अब बात करते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के केस में क्या होता है। सपोज करो कि देयर इज ए यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन, पार्टिकल कुछ इनिशियल वेलोसिटी से जा रही थी, फाइनली उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होती जा रही है। देयर इज ए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो पार्टिकल अगर यूनिफॉर्मली रिटायर्ड हो रही है, तो उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो टाइम एक्सिस हो गया ये हमारा, ये पोजीशन एक्सिस हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब जब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, पोजीशन वर्सेस टाइम फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, तो ये ग्राफ जो है इस तरह का ग्राफ आएगा। ध्यान देना, इस तरह का ग्राफ आता है, और ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये बताता है
कि पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन अगर x नॉट थी तो इस तरह का कर्व जो कि तुम देखो ऊपर नहीं उठ रहा है, कर्व जो है नीचे झुक रहा है, नीचे की ओर झुक रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह का जो कर्व है ये बता रहा है कि पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग, यहाँ एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, डी एक्सीलरेशन हो रहा है। प्रत्येक आने वाले सेकंड में कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राफ नीचे की ओर बेंड करता जा रहा है। पहले सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई थी, दूसरे सेकंड उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तीसरे सेकंड उससे भी कम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, और इस तरह से प्रत्येक आने वाले सेकंड में डिस्टेंस कम होती जा रही है, क्योंकि गाड़ी स्लो डाउन हो रही है, जो भी है पार्टिकल जो है उसमें रिटार्डेशन हो रहा है, और इस वजह से इसका कर्व जो होगा इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व होता जाएगा। निश्चित रूप से ये भी पैराबोलिक होगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व होते हुए दिखाई। चलो मैं साबित कर देता हूं कि क्यों वेलोसिटी घट रही है। अभी मैंने बताया तुम लोगों को कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, चलो मान लो कि t1 मोमेंट ऑफ टाइम में हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो क्या करेंगे हम, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम देखेंगे कि ग्राफ का हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है। ग्राफ का जो भी पॉइंट मिलेगा, सपोज करो कि P पॉइंट हमें मिला, तो इस P पॉइंट पर यदि हम इस पॉइंट P पर यदि हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सके, तो ये टेंजेंट मान लो कि ये θ1 एंगल बना रहा है, सपोज करो, तो इस θ1 का कुछ tan θ1 वैल्यू भी होगा, यानी कि इस टेंजेंट का कुछ स्लोप होगा। ये थोड़ा सा बेंड हो गया, इसको स्ट्रेट लो, ठीक है। P पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, तो वो इस पॉइंट, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी देगा। तो v जो होगा P पॉइंट के लिए एट इंस्टेंट t1, ये क्या देगा, दिस विल बी इक्वल टू tan θ1, ये tan θ1 के बराबर होगा। चलो अगले मोमेंट ऑफ टाइम में बात करते हैं। चलो अब समय बीतता जा रहा है, अगला मोमेंट ऑफ टाइम किसी समय t2 आया, उस समय देखते हैं कि हमें ग्राफ का कौन सा पॉइंट मिल रहा है। तो सपोज करो कि हमें पॉइंट मिला Q, ठीक है, Q पॉइंट मिल रहा है। तो Q पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकें और उस टेंजेंट का अगर हम स्लोप निकाल सकें, चलो पहले टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये जो टेंजेंट हुआ, तुम देखो ये टेंजेंट जो है θ2 एंगल बना रहा है, θ2 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो Q पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ θ2 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो तुम ये बताओ पहले कि θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है। साफ दिख रहा है θ2 जो है θ1 से छोटा होगा। अब θ2 θ1 से छोटा होगा तो tan θ2 भी tan θ1 से छोटा होगा, और ये tan θ2 क्या देगा, तो Q पॉइंट पर की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो VQ यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट Q एट द इंस्टेंट t2 will be equal to tan θ2, और ये कितना होगा, तो tan θ2 के बराबर होगा। अब θ2 की वैल्यू जो भी हो, as θ2 is smaller than θ1, so tan θ2 that is also smaller than tan θ1, tan θ1 से ये भी स्मॉलर होगा। नतीजा क्या होगा, VQ will be smaller than VP, यानी कि हमने ये साबित कर दिया कि इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी वो इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी उसके मुकाबले कम होगी, यानी कि t2 इंस्टेंट में जो वेलोसिटी होगी वो t1 टाइम पर जो वेलोसिटी होगी उससे कम होगी। और ऐसे ही हम साबित कर सकते हैं कि और अगले टाइम इंटरवल में, अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी और कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से आने वाले इक्वल सेकंड्स में कम से कम डिस्प्लेसमेंट्स होगा, जिसकी वजह से कर्व जो है इस तरह से बेंड डाउन होता जाएगा। और इस तरह का कर्व जो है हमें डीएक्सिलरेटेड मोशन के केस में मिलता है पोजीशन टाइम ग्राफ के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ के ये जो चारों केस थे, ये केस डी हमने कंसीडर किया है, नोट कर लेना आप लोग। तो केस ए में पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, केस बी में पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी, केस सी में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, केस डी में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन की बात करी। और इन ग्राफ्स की क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी आपने समझा। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में यदि हम चाहते हैं वेलोसिटी फाइंड करना, क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में ग्राफ का जो भी पॉइंट हमें मिल रहा है उस पॉइंट पर सिंपली टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो टेंजेंट देखते हैं टाइम एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रही है, और उस एंगल का tan लेंगे, यानी tan थीटा। वो tan थीटा जो है उस टेंजेंट का स्लोप देगी, और वो स्लोप जो है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। समझ लो बात। तो इस तरह से
ये पोजीशन टाइम ग्राफ जो है इसका जो बेसिक है वो बेसिक नॉलेज हमने दे दिया। बाद में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में पोजीशन टाइम ग्राफ, लेकिन बेसिक बात तो यही है और उम्मीद है आपने समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जिक्र करूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।